छात्रों, आपने अब तक 10th और 9th की व्याकरण के बारे में जाना, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो छोटी कक्षाओं से लेकर और 12वीं की कक्षाओं तक उपयोग में आने वाला है। हम आज का टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि कंपटीशन में भी आता है। प्रतियोगी परीक्षा जब हम देते हैं तो विशेषकर इस टॉपिक में से 1-2 नंबर का जरूर आता है, और इस टॉपिक का नाम है संधि। संधि हिंदी व्याकरण का ऐसा टॉपिक है जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो संधि क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि के प्रकार कौन कौन से हैं और कौन से भेद हैं, उन्हें किस तरीके से जाना जाता है, इस विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और शांतिपूर्वक समझें। यदि किसी छात्र या छात्रा को हमारी इस वीडियो में कोई आपत्ति आती है या कोई परेशानी आ रही है तो वो अपने कमेंट बॉक्स में समस्या डाल सकते हैं। आवाज़ संबंधी एक बच्चे ने अपनी शिकायत डाली थी कि सर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो इसलिए उस पर भी हमने ध्यान दिया और उस वीडियो की क्वालिटी को अच्छे करने का प्रयास भी किया है। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आती तो आप बताएं। संधि 5वां टॉपिक है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, और संधि 2 शब्दों से मिलकर बना है सम प्लस धि। संधि 2 परस्पर वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या कह सकते हैं हम 2 वर्णों के मेल से हुए विकार को या परिवर्तित विकार हुआ है वह संधि कहलाती है। तो संधि को हम अलग अलग करेंगे, तो संधि को अलग करने की विधि है सम प्लस धि। संधि का शाब्दिक अर्थ है इसका शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि की परिभाषा है 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या फिर 2 वर्णों के मेल से परिवर्तित हुए स्वर व्यंजन या विसर्ग में जो विकार उत्पन्न हो संधि कहलाती है। संधि की परिभाषा है जब 2 वर्ण आपस में जुड़कर एक विकारी वर्ण बनाएं, वह संधि कहलाती है। इसकी दूसरी परिभाषा हो सकती है 2 वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। संधि के प्रकार कितने हैं? संधि 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन सभी संधियों को ध्यानपूर्वक समझने की विशेष आवश्यकता है। प्रकार 3 जिनका नाम नंबर 1 स्वर संधि,
नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। 3 संधियां हैं। इसलिए हम आज के टॉपिक में आपको केवल स्वर संधि के बारे में बताएंगे। अगली वीडियो में व्यंजन संधि के बारे में, और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो विसर्ग संधि के बारे में। क्योंकि ये जो वीडियोस बनाई जा रही हैं वो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई जा रही हैं। अगर आपके पाठ्यक्रम में व्यंजन या विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है तो उसका भी हम नई नई वीडियो में आपको बताएंगे। स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा ध्यानपूर्वक सुने। जब पूर्व पद का अंतिम अक्षर स्वर हो और उत्तर पद का प्रथम अक्षर भी स्वर हो और उन दोनों स्वरों के मेल में एक नए स्वर का विकार उत्पन्न होता हो, वह स्वर संधि कहलाती है। जब पूर्व पद का अंतिम अक्षर स्वर एवं उत्तर पद का प्रथमा अक्षर भी स्वर हो, वह स्वर संधि कहलाती है। उदाहरण के तौर पे समझे हैं, दो पद होते हैं, दो पदों को ध्यानपूर्वक समझें। ये जिसे हम विशेषकर प्लस के नाम से जानते हैं, धन के नाम से जानते हैं, जोड़ के नाम से जानते हैं, मेल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम जो है वो है सन्निकट। क्या नाम है? सन्निकट। कभी पूछने लग जाए कोई कि दोनों पदों के मध्य में लगने वाले चिन्ह का वास्तविक नाम क्या है, तो हम बड़ी आसानी से समझाएंगे, उसका नाम होता है सन्निकट। इसलिए सन्निकट से पहले वाला जो पद है वो तो कहलाता है पूर्व पद, और सन्निकट के बाद का जो पद है वो कहलाता है उत्तर पद। अब हम इसका उदाहरण समझें, स्वर संधि का एक एग्जाम्पल समझें। तो स्वर संधि का एग्जाम्पल है धर्मांध। इसे हम अलग अलग करें तो एक चीज ध्यान देनी है कि स्वर कह रहा है पूर्व पद का अंतिम अक्षर स्वर हो और उत्तर पद का प्रथम अक्षर स्वर हो, वह स्वर संधि कहलाती है। तो दोनों तरफ ये धर्मांध है तो दोनों तरफ स्वर होना चाहिए। तो देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो धर्म प्लस अंध। ठीक, अब इसे ध्यानपूर्वक हम समझें, प्रयास करें। तो पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है? इसमें मां है, और उत्तर पद का प्रथम अक्षर क्या है? आ है, और शर्त यह है कि दोनों पदों में स्वर होना जरूरी है। तो देखिए मां पर किसकी मात्रा लगी हुई है? आ की, तो ये स्वर हुआ क्योंकि प्रथम पद का अंतिम अक्षर है। उत्तर पद का प्रथम अक्षर क्या है? आ है। अब इनके लिए ये भी जानना जरूरी होता है कौन सा स्वर किन किन स्वरों के मेल से बनता है। तो आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। देखो परिभाषा कहती है पूर्व पद का अंतिम अक्षर स्वर हो तो स्वर है, उत्तर पद का प्रथम अक्षर स्वर है तो स्वर है, दोनों पदों में विकार उत्पन्न हो तो एक नया विकार उत्पन्न हो रहा है बड़ा आ, तो वह स्वर संधि है। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, जहां तक आशा करता हूं। इसलिए आज हम स्वर संधि के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे और स्वर संधि स्वर किन किन वर्णों के स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें समझने का प्रयास करें। तो स्वर संधि के लिए
स्वर निर्माण देखिए स्वर संधि के लिए स्वर निर्माण क्या आएगा, स्वर संधि में स्वर जो बनेंगे वो किस प्रकार बनेंगे, इसलिए हम अलग अलग संधियों को 5 प्रकार होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इन्हें हम अलग अलग क्रमवार समझेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहली होती है दीर्घ संधि। विवरण बाद में दूंगा, पहले मैं सिर्फ सामान्य समझा रहा हूं। दीर्घ संधि। दूसरी होती है गुण संधि। तीसरी होती है वृद्ध संधि। चौथी होती है यड़ संधि। और 5वीं होती है आयाद संधि। लेकिन एक चीज समझें, ये 5 संधियां हैं, ये सामान्य है, लेकिन हमारी कक्षाओं में संस्कृत की एक परिचय का नाम से पुस्तक आती है, तो उसमें 2 संधियां और स्वर में दी हुई हैं, जिसमें 6वीं है आपकी पूर्व रूप संधि और 7वीं है पर रूप संधि। इनके निर्माण, इन दीर्घ संधि में कौन कौन से स्वर आएंगे, उनका निर्माण किस तरीके से होगा, इस प्रकार हम सभी 7 संधियों के बारे में बताएंगे, लेकिन विशेषतः 5 संधियों का प्रयोग होता है। तो देखिए दीर्घ संधि यानी दीर्घ स्वर के बारे में जानना जरूरी है कि दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं। तो विशेषतः दीर्घ स्वर 4 होते हैं। आ, अब ये आ है तो ये बनता किससे है, ये बनने का निर्माण है आ प्लस आ, यानी बड़ा बनता है इनसे मिलकर। अब आगे आ जाए, फिर दीर्घ स्वर होता है ई, ये बनता है ई सन्निकट ए, ये हो गया दूसरा। फिर बनता है बढ़ाऊ, ये बनता है तुम्हारा ऊ प्लस बढ़ाओ। समझ में आ रहा होगा, मैं ज्यादा समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बड़ा आ प्लस आ पूर्व पद के अक्षरों में छोटा आ या बड़ा आ, उत्तर पद के प्रथम अक्षर में छोटा आ बड़ा आ, लेकिन शर्त यही है कि दोनों के मिलने से बड़ा बनेगा। ऐसे इसकी कंडीशन है बड़ी की, ऐसी कंडीशन बड़े ऊ की है। और एक होता है रेवसी, जिसे हम समझते नहीं है, रेवसी प्लस रेवसी, 4 हो गए। ये जो 4 स्वर हैं, ये 4 स्वर दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। यानी जब बड़ा आए, बड़ी ई आए, बड़ा उ आए या बड़ा ऋषि आए, तो हर किस अवस्था में दीर्घ संधि होगी, इसे ध्यान पूर्वक समझें। ऐसे ही गुण संधि है। गुण संधि में एक किससे बनती है, आ प्लस ई बराबर क्या होगी ए। अब ध्यान पूर्वक समझें कि ऊपर वाली में आ प्लस आ है, लेकिन नीचे वाली आ प्लस ई है। तो समझने का प्रयास करें कि दोनों तरफ हस्व आ या दीर्घ आ है तो बड़ा आ बनेगा, लेकिन आ के बाद एक ई आए तो ए ही बनेगा। ठीक, अब ऐसे ही ओ है। गुण संधि विशेषता है पूर्व पद का अंतिम अक्षर आ ही होगा, इससे भिन्न नहीं होगा। तो आ प्लस ओ, आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहां से आ से ई आया तो ए, आ से ओ आया तो ओ, फिर आएगा आपका अर में आएगा आपका आ प्लस ऋषि। और इसके बाद ये तो हिंदी में होते हैं, संस्कृत की परिचय का दिया, इसलिए हम बताएंगे। एक और होता है अल हो गया तो आ प्लस लकार। ये कंडीशन आप समझें, अगर ए ओ अर अल इन वर्णों में से कोई भी संधि युक्त शब्द में मिलता है तो वहां गुण संधि होगी।
ऐसे ही वृद्ध संधि है। वृद्ध संधि का मतलब है बढ़ना। परिभाषा में बताऊंगा क्रम वाइज, पहले सिर्फ वर्णों को समझें। तो आई बनता है आ प्लस ए आई। ये छात्रों एक चीज और विशेषता में समझने की है कि ये नियम एक दूसरे में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करते, अलग अलग भिन्नता है। अगर किसी में कोई हस्तक्षेप करता है तो वो उसका अपवाद या प्रतिकूल व्यवहार कहा जा सकता है। इसके बाद आता है आपका ओ, ये होगा आपका आ प्लस ओ। ये दो ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं जब हम उच्च कक्षा में जाते हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स जब हम करें, हिंदी से हम करते हैं, एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, उस अवस्था में कहीं कहीं हमको आर भी मिलता है और ये आर बनता है आ प्लस ऋषि से। इसको समझें, ये बहुत कम अवस्था में देखने को मिलता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं ही समझा दूं, सुखार्थ, इसी का एग्जांपल है। और इसे हम क्या समझ बैठते हैं कि ये दीर्घ संधि का एग्जांपल है। इसको भी हम जब आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। यण संधि यण वर्ण होते हैं और ये सब इसी के एग्जांपल हैं। वृद्धि का यण में समझे, यण में यायज्ञ, ये बनता है, सॉरी, ये बनता है ई प्लस अन्य स्वर हो कोई। ध्यानपूर्वक समझे, या वर्ण जो बनता है ई के बाद कोई अनुस्वर होना चाहिए तो या बन जाएगा। ऐसे ही वा, ऊ के बाद अनुस्वर हो तो वा बन जाएगा। ऐसे ही रा, ऋषि के बाद अनुस्वर हो तब रा बन जाएगा। ये सभी अर्ध हैं, आधे हैं सभी। इसको समझने का प्रयास करें, सभी आधे हैं। जब संधि का पद मिलेगा तो आपको ये उस अवस्था में अर्ध रूप में मिलेंगे। और ऐसे ही होता है ला, ये रे के बाद अन्य स्वर हो गए। तो प्रिय छात्र, आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सी चीज किससे बनती है। अगर हम इनको समझ गए तो आप समझ लीजिएगा आपको स्वर संधि आ गई। सिर्फ परिभाषा को सामान्य तौर पर समझना है। अयादि संधि, अयादि वर्ण होते हैं। अयादि में आय, यादा होता है, आय बनता है ए प्लस अन्य स्वर, आय आई प्लस अन्य स्वर। सेम स्वर भी हो सकता है, कहीं ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। फिर सॉरी, अब बनता है ओ प्लस अन्य स्वर। और ऐसे ही होता है आव, ओ प्लस अन्य स्वर। एक बार समझे। और ये जो पूर्व रूप पर रूप है, ये एग्जाम्पल, इनको बनने का कोई तरीका नहीं है। इनका एग्जाम्पल होता है पूर्व रूप, मतलब पूर्व की अवस्था ऐसी बनी रहती है और पर रूप में बाद की अवस्था ऐसी बनी रहती है। इसलिए हम इनको क्रमवार समझेंगे। तो आप इतना समझ लें, दीर्घ संधि की परिभाषा बता रहा हूं। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर ही आए, वहां दीर्घ संधि होती है। अर्थात जब दो समान स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाते हैं तो वह दीर्घ संधि कहलाती है। तो दीर्घ संधि के एग्जाम्पल में बता चुका हूं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा ऋषि। अगर ये होंगे तो दीर्घ संधि होगी। वो संधि सुने, जब आ के बाद ए, ई, ऊ, ऋषि या वर्ण आए तो क्रमानुसार
ई का ए, उ का ओ, ऋषि का अर और र का अल हो जाता है। एग्जाम्पल में बताऊंगा वृद्ध संधि। वृद्ध संधि परिभाषा है जब आ के बाद ए ऐ ओ औ या ऋषि आए तो ए ऐ का ऐ, ओ औ का ओ और ऋषि का आर हो जाता है। एग्जाम्पल सुखार्थ होता है, मैं आगे बढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यण संधि, ये यण वर्ण होते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं यण वर्ण को समझें कि यण वर्ण क्या है। देखिए यण वर्ण, अगर हम माहेश्वर सूत्र याद अगर हम हैं, हमने माहेश्वर सूत्र याद किए हुए हैं तो हम यण वर्ण को आसानी से समझ जाते हैं। एक यण वर्ण होता है और एक होता है अंतःस्थ वर्ण। आपने पढ़े भी होंगे और नहीं पढ़े तो मैं दोनों को विवरण स्वरूप बता रहा हूं। यण वर्ण या, वा, रा और ला, और अंतःस्थ वर्ण या, रा, ला और वा। आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी इनमें अंतर क्या है, दोनों है तो एक ही चीज, लेकिन इनमें एक अंतर है। बेटा अगर संधि के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यण वर्ण या, वा, रा, ला ही क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, और अगर हिंदी वर्णमाला में जाएंगे तो अंतःस्थ वर्ण या, रा, ला, वा के क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर आप इनको यण वर्ण कहते हैं और कोई पूछने लग जाए क्रमबद्ध तरीके में यण वर्ण है या नहीं, तो आंसर होगा नहीं। और अगर कोई पूछने लग जाए कि या, रा, ला, वा यण वर्ण है, हाँ है, पर क्रमबद्ध तरीके में नहीं है, इन्हें अंतःस्थ वर्ण हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वीकार किया जाएगा। इसलिए आयादी स्वर, इनको हम संस्कृत परिचायिका में जाएंगे तो सामान्य तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे समझें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयादि, पूर्व और परवो के एग्जाम्पल और उनकी परिभाषा। दीर्घ स्वर का निर्माण करें जब दो समान स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, वह दीर्घ संधि कहलाती है। दीर्घ संधि कहलाती है। अब दीर्घ संधि के स्वर कौन कौन से हैं? तो स्वर पहचान है, जो कि मैं पूर्व में बता चुका हूं। स्वर पहचान है आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और बड़ा ऋषि। ये चार वर्ण दीर्घ संधि के पहचान स्वर है कि अगर इनकी मात्राएं हैं और दोनों पद सार्थक हैं तो निश्चित रूप से वहां दीर्घ संधि है। एक चीज प्रिय छात्रों, एक चीज की विशेष आवश्यकता है ध्यान रखने की कि दोनों तरफ देखना है कि सार्थक पद हैं या नहीं। दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों सार्थक हैं या नहीं। मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं दीर्घ संधि के। नंबर 1 अंधानुकरण, नंबर 2 विद्यार्थी, नंबर 3 श्रीश, नंबर 4 सतीश, नंबर 5 मुनीश्वर, नंबर 6 चमूतसा,
नंबर 7 भूर्जा नंबर 8 बधूत्सव नंबर 9 8 समझिए। अंधानुकरण में बड़ा आ है तो बड़े आ पे संधि विच्छेद करना है, बताया था आपको पहले। तो अंधानुकरण का होगा अंधा प्लस दोनों तरफ आ होना चाहिए, अनुकरण। अब उस नियम को समझने का प्रयास करें। पूर्व पद कौन सा, उत्तर पद कौन सा है, तो इसे हम पूर्व पद के नाम से जानते हैं और इसे हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं। और जो मध्यस्थ में जो चिन्ह बना हुआ है इसे किसके नाम से जानते हैं, आप समझ चुके होंगे। इसका नाम है सन्निकट। विद्यार्थी, विद्यार्थी में आएगा विद्य, तो कोई सार्थक पद होता ही नहीं। सार्थक पद होता है विद्या, विद्य सार्थक पद होता है, लेकिन विद्या अगले पद के साथ जुड़ा होना चाहिए, सही अर्थ बनेगा। विद्या प्लस अर्थी, इसका सही अर्थ होता है विद्या के अर्थ को जानने वाला, समझने वाला विद्यार्थी। श्री ऐसी बड़ी की मात्रा, इस पर पूरा आप करना चाहें तो इन दोनों को आसानी समझ सकते हैं। पूर्व पद का अंतिम अक्षर बड़ा, उत्तर पद का प्रथम अक्षर छोटा, मिलके क्या बनना चाहिए दोनों से, बड़ा आ। तो बड़ा आई बनना है, बड़े आ पे संधि विच्छेद कर रहे हैं। विद्यार्थी सेम कंडीशन वही होगी है, श्री से बड़ी है तो दोनों तरफ बड़ी ई होनी चाहिए। श्री प्लस ईस, इसे अगर हम समझने का प्रयास करें, पूर्व पद का अंतिम अक्षर ई, उत्तर पद का प्रथम अक्षर ई बराबर बड़ी ई, संधि विच्छेदी बड़ी पे होना चाहिए, बड़ी पे हो रहा है। ऐसे सतीश, सती प्लस ईस बराबर वही कंडीशन सेम, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, सतीश हो जाएगा। मुनीश्वर में सार्थक पद है मुनि प्लस ईश्वर, मुनियों के ईश्वर। संधि जहां होती है वहां समास विग्रह भी होता है, लेकिन जहां समास विग्रह हो कोई जरूरी नहीं है संधि हो। तो मुनि प्लस ईश्वर, तो इसका संधि विच्छेद होगा, सॉरी संधि के नियम को पूरा करेंगे तो ई प्लस बड़ी ई बराबर ई। तो जहां तक मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। चमूत्सव समझिए, चमू प्लस उत्साह, दोनों तरफ ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, चमूत्सा हो गया। भूर्जा को अगर करेंगे भू प्लस ऊर्जा, बधूत्सव करेंगे तो बधू प्लस उत्सव। सब में देख लीजिए ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ, यानी कि आगे पीछे कोई सा हो सकता है, लेकिन दोनों पद सार्थक है। नवा समझिए, पितृण और 10वां मातृण। पूरा करें तो देखिए पितृ ऋषि है, दूसरे माना चाहिए ऋषि ऋण, पिता का ऋण हो गया पितृण। मातृण में सेम कंडीशन हो जाएगी, मातृ प्लस ऋण। तो मातृण, इन दोनों को हम समानांतर समझें तो इसमें ऋषि और इधर भी ऋषि,
बराबर बड़ा ऋषि, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़ा ऋषि है। आज की वीडियो में सिर्फ दीर्घ संधि तक समझाएंगे। अगले वीडियो में शेष स्वर संधि के सभी भेदों को स्पष्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और समस्याएं हैं तो आप जरूर अवगत कराएं। कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिखें। और जहां तक क्वालिटी की बात थी, तो इस बार क्वालिटी अच्छी दी गई है। थैंक यू, धन्यवाद।